तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, वो सर का है ना, बीच में एनवायरनमेंट पढ़ा दीजिए, उसका समय चल रहा है तो आज शुरू कर दे रहे हैं। कुछ चीज़ें समझ जाइए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ जाइए कि क्या होता है, ठीक ना। अब बाकी जो नहीं आए हैं आपके मित्र दोस्त, उनको बुला लीजिए, क्योंकि पहला क्लास छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर हमारा दोस्त मत दीजिएगा ना। तो स्टार्ट किया जाए। हेलो, हाँ सर बोल रहे हैं कोचिंग से। तैयार हैं इसके लिए आप लोग सभी लोग? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 22 24। बहुत कम आ रहे हैं और गायब हो गए। हाँ 24। देखो, जिनका छूट जाता है ना वो फिर समझ में नहीं आता है, और पहला क्लास छूट गया तो फिर समझ में आता नहीं है, उसके बाद से वो जीवन भर घूमते रहते हैं। और जैसे इनकी एक सिस्टर हैं तो उनका छूट गया, पहला दूसरा क्लास छूट गया एनवायरनमेंट का, तो उसके बाद से आई वो तीसरे चौथे क्लास में। उसके बाद फ़ोन किया हमको, सर जी क्या पढ़ा है, बुझा ही नहीं रहा है। तब कभी बुझाइबे नहीं करेगा वो ना, अभी नहीं बुझाएगा। अब अगली बार जब आएंगे हम क्लास में फिर साल भर बाद, तो फिर शुरू से बुझाएगा। तो फिर लगाए, फिर मैसेज किए थे स्पेशली इन लोगों को, भाई आ जाना मेरा क्लास एनवायरनमेंट का पहला, फिर गायब। फिर अब 1 साल बाद फिर बुझाएगा, ठीक ना। ऐसे 3-4 साल निकल जाएगा। कैसे देख लेंगे सर? क्या जब है ही नहीं तो कैसे देखेंगे? अरे तो आप पोस्ट करेंगे ना। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करें किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो ये यहाँ रहना मेरा अपना उद्देश्य है सर। हाँ। देखिए फिर दूसरी रिवीजन का हो तो जाएगा। यहाँ नहीं समझ पाते हो। हो जाता है, फिर वो दूसरी बार रिवीजन किस लिए है? अच्छा, रिवीजन बार बार कर रहे हो, मल्टीपल टाइम। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसको बुझाएगा वो बुझा जाएगा, और जिसको नहीं बुझाएगा मत बुझाएगा। जिसको नहीं बुझाएगा उसको बाद में बुझाएगा। ठीक, कहाँ रह गई जी वो? क्यों नहीं आई है? वो कब आती है? कोई महीना से देख रहे हैं। तो वो पढ़ चुकी है ना इसके पहले, जो छूटा है उसी के लिए लोग आएंगे। अच्छा, ये बात है। तो आप पहले इसके पहले पढ़े हो, ये कुछ तो पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? कितने लोग पढ़े हो इसके पहले? कितने लोग पढ़े हो? कितने लोग पहले एनवायरनमेंट पढ़े हो? कोई हाथ नहीं उठाएगा सर, या पूछ लेंगे तो हम पूछेंगे नहीं, आप पढ़े हो थोड़ा बहुत। कहाँ पर, कहाँ से? हाँ, किस क्लास में? अच्छा 9th-10th में पढ़े हो। अच्छा, और लोग? अच्छा, तो BSc में पढ़ने वाला। अच्छा, टॉपिक है। हाँ, एक टॉपिक तो है। खाद श्रृंखला वाला है। अच्छा। तो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। अब देखिए, ये पर्यावरण शब्द जो है एनवायरनमेंट, ये भारत का वर्ड नहीं है। पहले तो ये है कौन सा वर्ड? ये है फ्रांसीसी शब्द। ठीक ना, फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है। और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इस 2 वर्ड से बना है ये, एक परि और प्लस आवरण। ठीक, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ये पर्यावरण। इन दोनों को मिला दे तो क्या बनता है? ये पर्यावरण। परि मतलब बाहर का, ऊपर चारों तरफ, मतलब घिरा हुआ, जो घेर रहा है। आवरण मतलब कि चारों तरफ हम लोग को जो आवरण घेरे हुए है वही क्या है? पर्यावरण है।
तो किसको घेरे हुए हैं वो चारों तरफ? किसको घेरे हुए हैं? सर तो हमको भी घेरे हुए हैं, जितनी चीजें दिख रही हैं प्लस वो भी घेरे हुए हैं। जीव जंतु जो भी है, हम जीव जंतु, पेड़ ठीक है? पौधे तो क्या है, घेरे हुए है ना? आवरण यानी हमको, जीव जंतुओं को, इन सभी को चारों तरफ से जो आवरण घेरे हुए है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो कौन सा क्या है चारों तरफ हमारे, और जीव जंतुओं की क्या क्या है, कौन घेरा हुआ है? तो वायुमंडल है, मिट्टी है, प्रकाश है, खनिज है, जल है। ये सब किसके घटक हैं? घटक मतलब भाग, किसके भाग हैं? ये पर्यावरण के भाग हैं। हम अगर बोल रहे हैं इस क्लास में तो हमारे चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? ठीक ना, हवा है, ऑक्सीजन है, पानी है, खनिज है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। तो ये सारा जो आवरण है जो हमको घेरे हुए है, जो हमको मतलब जीवित रखने के लिए एक तरह से क्या कर रहा है, सरवाइव करने के लिए हमको आगे कर रहा है, मतलब आगे बढ़ा रहा है हमको, तो वही क्या है? पर्यावरण है। मतलब कि कोई भी जीव सरवाइव करने के लिए जो उसके चारों तरफ जो जो आवरण है जिससे वह मतलब सरवाइव कर पा रहा है, वही क्या है? पूरा उसका पर्यावरण है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये क्लास है, हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, सीखने आए हैं ना, पढ़ने आए हैं। क्या सीखने आए हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी मान लें, भूगोल सीखने आए हैं। ठीक, तो इसको सीखने के लिए एक क्लासरूम है, ठीक, डिजिटल बोर्ड है, माइक है जिससे हम बोल पाएंगे दूर तक, उसके बाद से चेयर है, मेज है, कुर्सी है, लाइट है। तो अब इस रूम का एटमॉस्फेयर क्या होगा, इस रूम का पर्यावरण क्या होगा? इन्हीं सब से तो मिलकर बन रहा है, तभी तो हम कार्य कर पा रहे हैं। तो इसका पर्यावरण क्या हो गया? तो ये क्लासरूम क्या हो गया? पढ़ने के लिए पर्यावरण हो गया। तो पर्यावरण छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पढ़ने के लिए क्या पर्यावरण है? तो इन सबके ये चारों तरफ ये क्या है? कमरा है, और कमरे में क्या है? बिजली है, डिजिटल बोर्ड है। तो ये सब इस क्लासरूम के एनवायरनमेंट के घटक कौन हुए? ये डिजिटल बोर्ड हुआ, लाइट हुआ, माइक हुआ, कैमरा हुआ, ये सब किसके घटक हो गए? इस क्लासरूम के जो एटमॉस्फेयर है उसके ये घटक हैं। इसी तरह से किसी भी जीव जंतु को यानी हमको जीवन जीने के लिए एक पर्यावरण चाहिए होता है। उस पर्यावरण में क्या होगा? सबसे पहले सनलाइट होना चाहिए, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाएगी। उसके बाद से खनिज चाहिए, मृदा चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब किसके घटक हो गए? पर्यावरण के। इन सबको मिलाकर एक आवरण बनता है। आवरण मतलब चारों तरफ से एक आवरण बनता है, और उसमें जीव क्या करता है? सरवाइव कर पाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो उसके चारों तरफ जो आवरण होता है, जो उसको जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक ना, या बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मतलब अगर देखें सूक्ष्म स्तर पर, यहाँ क्लासरूम के लिए तो ये हो गया पढ़ने के लिए, उस तरह से जीवन जीने के लिए एक बड़ा पर्यावरण होता है। ठीक, तो आप समझ गए पर्यावरण जो आपको जीवन जीने के लिए चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अगर उसमें कोई कम अधिक हुआ तो आपका जीवन क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है। तो जीव जंतुओं के चारों तरफ का जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। समझ में आया ये? फ्रेंच वर्ड है ये। अब चलिए 2-3 चीजें होती है कि पर्यावरण के और भी मतलब प्रकार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कितने प्रकार जिसे हम बता रहे हैं छोटे छोटे। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक, एक होता है आर्थिक पर्यावरण। एक होता है सामाजिक पर्यावरण। सांस्कृतिक और एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण।
अब अंतर क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक ना? जो मानव द्वारा निर्मित जैसे नहीं है। जंगल हो गया, किसका उदाहरण है? प्राकृतिक का जंगल किसका उदाहरण है? प्राकृतिक का प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक ना? आर्थिक पर्यावरण, जहाँ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, वो कौन सा पर्यावरण हो जाएगा? आर्थिक क्रियाकलाप, जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं तो वो किसका पर्यावरण हो गया? जैसे आप किसी, मान लीजिए औद्योगिक या जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं, कारखाने जहाँ लगे होते हैं, वहाँ जाएंगे तो मशीनें लगी हैं, मजदूर काम कर रहा है, उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, तो वो कौन सा पर्यावरण वहाँ पे है? आर्थिक है। आर्थिक क्रियाकलाप में, तो कौन सा पर्यावरण हो गया? आर्थिक पर्यावरण हो गया। सामाजिक पर्यावरण क्या होता है? जीव जंतुओं के समाज का अध्ययन करते हैं। जैसे मनुष्य भी एक जीव है, तो मानव के भी समाज का अध्ययन होता है। तब हम जीव जंतुओं के समाज का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? सामाजिक पर्यावरण उसको बोलते हैं। जीव जंतुओं के समाज का अध्ययन। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? जो हमारा तीनों को मिला के क्या बनता है? जब तीनों घटक एक साथ आते हैं, कौन कौन? प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, तो क्या बनता है? सांस्कृतिक पर्यावरण। यानी कि मानव द्वारा संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण को ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। मानव द्वारा संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण को कौन सा पर्यावरण कहते हैं? सांस्कृतिक। इसमें तीनों घटक एक साथ आते हैं ना? तो अगर इसका डायग्राम बनाना हो, किसका? सांस्कृतिक पर्यावरण का, तो ये मान लीजिए एक क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। ये क्या हो गया? आर्थिक हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया? सामाजिक हो गया। तो तीनों घटक में जो कॉमन होगा वही तो होगा सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये कौन सा पर्यावरण होगा? है ना तीनों में कॉमन, ठीक। तो ये कौन सा होगा? सांस्कृतिक पर्यावरण होगा, जहाँ तीनों विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं। तो क्या हो गया? सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये पर्यावरण चार भाग हो गए: प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। समझ में आया आप लोग को? अब दो वर्ड और हम लोग समझेंगे। एक होता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, और एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक। एक हो गया एनवायरनमेंट, एक हो गया इकोलॉजी, और एक हो गया इकोसिस्टम, ठीक। तो गाइस को चलिए अब इकोलॉजी को समझते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? अब समझ गए ना, पर्यावरण बहुत बड़ा है जो जीवों को जीने के लिए एक आवरण प्रदान करता है, ठीक, जिसमें खनिज, मृदा, वायु, सूर्य का प्रकाश सब आ जा रहा है। अच्छा, अब चलिए पारिस्थितिकी क्या होता है? वर्ड आता है एक पारिस्थितिकी। इसको अंग्रेजी में इकोलॉजी क्या होता है? ये दो वर्ड से, एक तरह से एक यूनानी ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है OIKIOS, ठीक ना, प्लस LOGY।
ओइकस प्लस लोगस इज इक्वल टू क्या है ये? इकोलॉजी है। ओइकस का मतलब ग्रीक में क्या होता है? ओइकस का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। क्या होता है? निवास स्थान या आवास। अलोजी मतलब अध्ययन, ठीक ना? यानी कि निवास स्थान का अध्ययन। किसका? निवास स्थान का अध्ययन। तो इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले जो दिया था उसका नाम था अर्नस्ट अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकल। सर ये साइंटिस्ट हैं। हाँ, सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव जंतु के किसका अध्ययन? निवास स्थान का अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है? जीव जंतुओं के निवास स्थान का अध्ययन। इसका अध्ययन देखिए, जीव जंतुओं के निवास स्थान का अध्ययन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस रूम में रह रहे हैं, तो हम लोग का निवास स्थान क्या हो गया? यही हो गया ना? तो इसका जब अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। तो किसी भी जीव जंतु के, जैसे मान लीजिए शेर कहाँ रह रहा है, मछली कहाँ रह रही है? मछली जल में रह रही है। तो मछली के अगर आवास का अध्ययन करेंगे तो हमको जल में जाना होगा। तो जल में जाना होगा ना? तो जब मछली के आवास का अध्ययन करेंगे जल में जाकर, तो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा, ठीक ना? समझ में आ रहा है? पारिस्थितिकी। तो किसी भी जीव जंतु के, उसी तरह से मान लीजिए कि चिड़िया के आवास स्थान का अध्ययन करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? घोंसले में जाना होगा। तो सबका पारिस्थितिकी अलग अलग है कि नहीं? है कि नहीं? एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट सेम है भाई। मछली को भी पानी चाहिए, मछली को भी पोषक तत्व चाहिए जीने के लिए, मछली को भी प्रकाश चाहिए। प्रकाश जाता है ना नीचे, जहाँ तक जाता है वहीं तक तो जीव सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण तो सेम है, लेकिन इकोलॉजी क्या है उसकी? अलग अलग है। समझ में आया? तो जीव जंतुओं के जीवन यापन करने के लिए, ठीक ना, जीवन जीने के लिए उनका एक आवास होता है। और जब हम उस आवास का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है उसका? क्या कहलाता है? इकोलॉजी। तो निवास स्थान का जब हम अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। और सबका निवास स्थान क्या होता है? अलग अलग होता है। मछली क्या यहाँ पे जी पाएगी? आप जल में जी पाएंगी? नहीं जी पाएंगी। तो आपका इकोलॉजी अलग हुआ कि नहीं? मछली का अलग हुआ कि नहीं? चिड़िया का अलग हुआ कि नहीं? अच्छा, चलिए समझ में आ गया। ये शब्द सबसे पहले कौन दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक ना? उसको इकोलॉजी को उसने परिभाषित किया था। और पारिस्थितिकी इकोलॉजी दो तरह से होता है। इकोलॉजी दो प्रकार का होता है। एक होता है डीप इकोलॉजी, और एक होता है शैलो इकोलॉजी। शैलो इकोलॉजी ये प्राकृतिक केंद्रित होता है, ठीक, और ये मानव केंद्रित होता है। ये मानव केंद्रित होता है। इसको सबसे पहले डीप इकोलॉजी को कौन दिया था? कभी कभी आ जाता है कि डीप इकोलॉजी शब्द कौन दिया था? इकोलॉजी शब्द कौन दिया था? अर्नेस्ट हैकल। लेकिन डीप इकोलॉजी शब्द कौन दिया था? तो इनका नाम है अर्निस नेश। अर्निस नेश ने सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और डीप इकोलॉजी का मतलब प्राकृतिक केंद्रित, उसे मानव केंद्रित नहीं है, वो प्राकृतिक केंद्रित,
मछली का जल में अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक केंद्रित, ठीक ना। मानव केंद्रित, हम यहाँ क्लासरूम के आवास का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये मानव केंद्रित है ना, हमने बनाया इसको, ठीक। डेस्क, बोर्ड, कैमरा, लाइट सब हमने बनाया है। तो मानव केंद्रित होता है और एक प्राकृतिक केंद्रित होता है, मतलब नेचर को सेंटर में रख के अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, तब डीप इकोलॉजी हो जाएगा। डीप का ही मतलब समझिए, डीप गहराई, मतलब मानव उसमें नहीं है। तो और ये प्रयोग कौन किया था, आदमी ने। अब चलिए एक आता है इकोसिस्टम, इसको अब तो आवास में आप आ गए ना, आवास में आ गए तो पर्यावरण क्या है, बड़ा है ना सारे जीव, लेकिन पारिस्थितिकी क्या है सबकी, इकोलॉजी क्या है, अलग अलग है ना, लेकिन निवास स्थान अलग अलग है। बात समझ में आया दोनों में। सर साइलो इकोलॉजी कौन दिया था सर्वप्रथम? तो साइलो इकोलॉजी है ये सब। साइलो इकोलॉजी कौन जो आता है परीक्षा में वो बता रहे हैं, अब सब जो आया है वही बताएंगे। अब सब यहाँ पर्यावरण से आप पीछीडी करेंगे तब पता चलेगा। सर जो बीएससी में जैसे एग्रीकल्चर जो मेडिकल से जियोलॉजी होते हैं तो इसकी डिफरेंट अलग से इसकी अलग पार्ट होते हैं सब्जेक्ट। हाँ अलग से। चलिए आगे बढ़े। अब आ जाइए मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन है, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र। ये तंत्र है, तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब एक व्यवस्था, अरेंजमेंट। जैसे यहाँ एक तंत्र बनाया गया है, यहाँ सिस्टम का मतलब होता है एक एक व्यवस्था। जैसे यहाँ भी एक सिस्टम बनाया गया है कि हम आएंगे, टाइम से आएंगे, 10 बजे आएंगे, 9:30 बजे आएंगे, 3 घंटा क्लास लेंगे, ठीक। आप आएंगे, इसमें बैठेंगे, बोर्ड लगा होगा, आप हमारी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो अब मान लीजिए कोई आया पढ़ने के लिए, आप आए हो ना, तो मान लीजिए आएंगे, आप क्लास में बैठेंगे, बात को हमारी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नोट करेंगे, जाके रिवीजन करेंगे, तब फिर टेस्ट देंगे, तब आप पास होंगे, अच्छा नंबर लाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आया बाहर से, कोई छात्र सीधे आया, अब 9:30 बजे से क्लास है, आया 11 बजे, आके यहाँ बैठ गया चुपचाप, और वो ध्यान भी नहीं दे रहा है, चुपचाप बैठा, फिर पहले ही उठकर चला गया, ठीक। दूसरे दिन आया ही नहीं, तीसरे दिन आया ही नहीं, फिर एक दिन बाद आ रहा है, तो क्या वो इस सिस्टम का घटक है, नहीं है ना। तो क्या वो सिस्टम का पार्ट उसको माना जाएगा, इस क्लासरूम का उसको विद्यार्थी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो सिस्टम में क्या होता है, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था का आपको पालन करना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक पारिस्थितिकी में एक व्यवस्था होती है, ठीक। कि मान लीजिए पारिस्थितिकी मतलब कोई आवास, उसमें जीव जंतु रह रहे हैं, तो उनका एक व्यवस्था है कि वह किसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। अब मान लीजिए पारिस्थितिकी में तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुछ जीव जंतु मर जाते हैं जल्दी, कुछ जीव जंतु लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं, तो आखिर क्या कारण है। तो उस आवास में बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ बहुत समय तक जीवित रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्लासरूम है, ये एक आवास है ना, पढ़ने वाला आवास है, ठीक। इसमें बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी फेल हो जा रहे हैं, 21 साल में उनका निकल ही नहीं रहा है, आ रहे हैं चले जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, ठीक। कुछ लड़के पढ़ रहे हैं खूब ईमानदारी से, और इस आवास में बैठकर पढ़ रहे हैं, परीक्षा को क्रैक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, परीक्षा को क्रैक कर रहे हैं, तो मतलब कि वह सर्वाइव कर जा रहा है ना, हमारे पढ़ाई से वो सफल हो जा रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि ये कोई आवास है, ठीक, इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, है ना, कुछ इसमें सर्वाइव कर पा रहे हैं और कुछ डेड हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो जो सर्वाइव कर रहा है, मान लीजिए कि ये सर्वाइव कर रहा है इसमें, तो वह निश्चित रूप से मेहनत कर रहा है। मेहनत करने का मतलब कि वह समझ रहा है कि हमको सर्वाइव करने के लिए किसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में सफल होने के लिए किसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, सफल हो रहा है, जो पढ़ रहा है हमारे साथ करना पड़ेगा। किसके साथ करना पड़ेगा,
मगर हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो आप पहचान लिए ना कि हमारे जो इनके साथ अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इनकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, इनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे, मतलब एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से कोई भी जीव जंतु है इस आवास में, कहाँ पर, इस आवास में, तो वह उसको समझना होगा कि हमको किसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, हमको जीने के लिए किसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ठीक ना, किसके साथ अपने अंतर संबंध को बनाना होगा, तभी तो वो जीवन जी पाएगा। अब मान लीजिए कि ये मछली है, ठीक, इंटरेक्शन किस जल से ना करके किससे कर रही है, स्थल से कर रही है, इधर बाहर निकल के, तो क्या वह जीवन जी पाएगी? नहीं। अब पोषक तत्व तो कुछ और चाहिए। अब मान लीजिए हमको, मानव है, ये मेरा आवास है, ठीक, हमको बढ़िया डाइट चाहिए, लेकिन हम क्या खूब तेल पी रहे हैं, वो भी 10 बार उबाला हुआ, तो हम इंटरेक्शन गलत कर रहे हैं ना, तो हम जीवन जी पाएंगे? जल्दी डेड हो जाएंगे। तो सर्वाइव उसी तरह से जीव जंतु को अपने अंतर संबंध, किसके साथ इंटर रिलेशन और किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, ठीक। तो इस इकोसिस्टम में एक व्यवस्था होती है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप अंतर संबंध किसके साथ स्थापित कर रहे हैं, इंटरेक्शन किसके साथ कर रहे हैं। अब पता चला कि आप पढ़ने आए हो, इंटरेक्शन हमसे ना करके ये इंटरेक्शन इनसे कर रहे हैं तो ये परीक्षा में पास हो पाएंगे? इंटरेक्शन गलत जगह हो रहा है, तो आप कर पाएंगे नहीं। तो ये एक आवास है। मान लीजिए कंपटीशन निकालने के लिए हम एक आवास बनाए हैं कि पीसीएस की परीक्षा पास कराएंगे, यूपीएससी की परीक्षा पास कराएंगे। आप आए पढ़ने के लिए, ये मान लीजिए लड़के हैं, लड़की हैं, इंटरेक्शन इनका आपस में होने लगा, हमसे नहीं हो रहा है। इस आवास में इंटरेक्शन इनका गलत जगह हो रहा है, तो इस आवास में जब इंटरेक्शन गलत जगह होगा तो क्या ये परीक्षा पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से एक इकोलॉजी है, मतलब आवास है, और उस आवास में बहुत सारे जीव जंतु हैं। अब उस जीव का जिससे इंटरेक्शन करना है उससे नहीं करके वो किससे कर रहा है? दूसरे से कर रहा है। तो क्या वह जिंदा रह पाएगा? क्या वह सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसकी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि सरवाइव करने के लिए इंटरेक्शन जरूरी होता है सही जगह पर। इंटर रिलेशन, किसके साथ इंटर रिलेशन बनाएंगे? पता चला कि आप कहीं और बना रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो कौन कौन? सबसे पहले अंतर संबंध, आवास के भीतर जीव किसके साथ अपना अंतर संबंध स्थापित कर रहा है, किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक। अगर सही रहेगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा ना। तो एक व्यवस्था है जिसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि किसके साथ जीव अपना अंतर संबंध स्थापित कर रहा है, किसके साथ वह अंतर क्रिया कर पा रहा है। अंतर क्रिया का मतलब इंटरेक्शन। ठीक ना। तो इस व्यवस्था में आपको सेट बैठना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरी व्यवस्था है तो आपको हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक। इसी तरह से आवास में जीव को किसके साथ करना है। मान लीजिए कि हम हैं तो हमको पानी चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो हमको उसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा कि नहीं? हमको गुणवत्तायुक्त वाटर चाहिए, तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। तो आप देखिए इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी भी आवास में, आवास माने पारिस्थितिकी में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, मतलब एक व्यवस्था होती है जिससे जीव उस आवास में इंटरेक्शन करता है अपने जीवन को यापन करने के लिए। तो एक पारिस्थितिकी हो गया, एक आवास हो गया, और एक पारिस्थितिकी में कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र होंगे कि नहीं? तो जब हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे तो पारिस्थितिकी को समझना पड़ेगा, यानी कि इकोलॉजी का क्रियात्मक अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है।
और एक पारिस्थितिकी में कई सारे क्या होते हैं, कई सारे तंत्र होते हैं। जैसे एक मान लीजिए आवास है, तो उसमें इनकी आवश्यकता अलग है, इनकी आवश्यकता अलग है, सबका एक जैसे है, इनका दिमाग तेज है, इनका कमजोर है, तो इनको हो सकता है हमसे ज़्यादा इंटरेक्शन करना होगा, इनको कम करना होगा। तो एक पारिस्थितिकी में, एक आवास में बहुत सारे तंत्र हैं कि नहीं, सबको अलग अलग हो सकता है कि इनको मोटिवेट कोई और करे, इनको मोटिवेट कोई और करे। तो एक पारिस्थितिकी में कई सारे तंत्र होते हैं, यानी पारिस्थितिकी आवास बड़ा है, उसमें कई सारे छोटे छोटे तंत्र हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये पारिस्थितिकी हो गया, एक आवास हो गया, इसमें एक जीव है, यहाँ एक जीव है, तो इनको जीने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, इनको जीने के लिए अलग व्यवस्था। तो ये तंत्र अलग हो गया, ये तंत्र अलग हो गया, ये तंत्र अलग हो गया, यानी एक पारिस्थितिकी में कई सारे तंत्र होते हैं। ठीक, और जब इस पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा, इको सिस्टम कहलाएगा। इको सिस्टम सबसे पहले किसने दिया था? ये शब्द सबसे पहले जो है, सबसे पहले एजी टॉन्सले नाम के, टॉन्सले ने दिया था। ये सबसे पहले किसने दिया था? एजी टॉन्सले, ठीक ना, 1935 में ये वर्ड का प्रयोग किया था सबसे पहले, एजी टॉन्सले। कई बार ये पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? एजी टॉन्सले ने दिया था। आप पारिस्थितिकी बहुत मार कौन दिया था? हैकल। बता दें तो तंत्र में मेन क्या होता है? इंटरेक्शन होता है ना, किसके साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है। अब आइए, तीन चीजें हम बताए हैं। सबसे पहले क्या बताएं? पर्यावरण। दूसरा क्या बताया है? पारिस्थितिकी। ठीक, और तीसरा क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, पर्यावरण क्या है? जंतुओं के चारों तरफ फैला हुआ के चारों तरफ का फैला हुआ चारों तरफ का परिवेश, यही तो पर्यावरण है। ठीक, मिट्टी, खनिज, जल, वायु सब आ जा रहा है ना। पारिस्थितिकी क्या है? जीव जंतुओं का निवास स्थान, जंतुओं के निवास स्थान कहते हैं। तंत्र क्या है? उसका सिस्टम, निवास स्थान में जीवन जीने के लिए, तरीके, जीवन जीने के लिए क्या करता है? तरीका अपनाया जाता है, जो क्रिया किया जाता है तरीका अपनाया जाता है। जीवन जीने के लिए किसमें? आवास में। आवास में जीवन जीने के लिए जीव को अंतर संबंध व अंतःक्रिया, इंटर रिलेशन और इंटरेक्शन का अध्ययन। मतलब किसके साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, किसके साथ वो अपना इंटर रिलेशन स्थापित कर रहा है, जिससे वह जीवन जी पाएगा, उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो क्या होता है? वो इकोलॉजी, इकोसिस्टम कहलाता है, या इसको इकोलॉजी की छोटी इकाई भी कहते हैं, या क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। इकोलॉजी
लॉजी की क्रियात्मक इकाई है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाता है? इकोसिस्टम, क्योंकि हमको जीवन ही तो देखना है उसका कि कैसे वो बच पाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन क्या पड़ जाएगा? संकट में। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम, ठीक ना? पारिस्थितिकी तंत्र। जो पारिस्थितिकी की क्रिया, इकोलॉजी की क्या है? वो क्रियात्मक इकाई है कि कोई जीव अपने जीवन को यापन करने के लिए किसके साथ इंटर रिलेशन और इंटरेक्शन कर रहा है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग अपने आवास में जीवन जीने के लिए किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, किसके साथ अपना इंटर रिलेशन स्थापित करते हैं? तो हम स्थापित करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हम स्थापित करते हैं खनिज के साथ, हम स्थापित करते हैं पानी के साथ। अगर ये तीन चीज नहीं रह पाएगी तो हम जी पाएंगे नहीं। तो एक दो चीजें हो गई, एक हो गया जैविक, जैविक मतलब हम जीव हैं, और एक होता है अजैविक। तो जैविक मतलब जीव जंतु, और किसके साथ अपना इंटर रिलेशन स्थापित कर रहा है? तो अजैविक कंपोनेंट के साथ, यानी एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन है? तो खनिज है, मृदा है, पानी है, सनलाइट है, इनके साथ हम अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं कि नहीं? तो ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो ही चीज तो है, आवास के अंदर जीव किसके साथ अपना इंटर रिलेशन स्थापित करता है या किसके साथ अपना इंटरेक्शन कर रहा है, इसी का तो अध्ययन करते हैं। तो अब मान लीजिए कि हम जीव हैं, जीव मतलब जैविक घटक, तो हम किसके साथ अपना जीवन जीने के लिए या सरवाइव करने के लिए इंटर रिलेशन स्थापित करेंगे? किसके साथ करेंगे? आप बताओ, आपको जीने के लिए क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए ना? पौधे भी जीव हैं, उनको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। और खनिज तत्व पानी, CO2 भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। तो अब इस तरह से, यानी कि स्थल मंडल हो गया, पानी के लिए जल मंडल हो गया, ठीक, ऑक्सीजन के लिए वायुमंडल हो गया, और ऊर्जा यानी सनलाइट हो गया। ये चार चीजें तो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है ना? तो एक में जीव है और एक में जीव नहीं है। तो इस तरह से दो घटक हो गए पारिस्थितिकी तंत्र के। कौन कौन? एक जैविक घटक हो गया, एक अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन आएगा? जीव जंतु आएंगे, और अगर उनको ऑक्सीजन न मिले, उनको पानी न मिले, उनको खनिज तत्व न मिले, तो जैविक घटक यानी कि जीव जंतु जी पाएंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जैविक घटक और अजैविक घटक के अंतर संबंधों से जो सिस्टम निर्मित होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे आके पूछता है, मान लीजिए कि DM मैडम आ गई, पूछी कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? उसका कि इसमें दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है, और दोनों के अंतर संबंधों से निर्मित जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। संरचनात्मक का मतलब एक संरचना बन गई, क्रियात्मक का मतलब वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, इसकी जो इकाई होती है उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगर इतना नहीं बोल पा रहे हैं तो इतना कहेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक होता है, और दोनों आपस में अंतर संबंध स्थापित करते हैं, जिससे जैविक घटक जीवित रहता है या सरवाइव कर पाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखिएगा क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। आ गए ना टॉपिक पे? क्या लिखेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इको। सबसे पहले किसने दिया था? तो आप तो इतना समझ गए ना कि इस तंत्र में कितने घटक होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है जैविक, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बायोटिक। क्या होती है? स्पेलिंग बोल तो।
सी होता है बायोटिक और ये बायोटिक अजैविक जी सर यानी अबायोटिक, ठीक ना। और ये दोनों मिलते हैं तभी तो तंत्र बनेगा। दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे कि नहीं? अगर ये इससे इंटरेक्शन ना करेगा, मान लीजिए कि हम मनुष्य हैं, अगर हम अजैविक घटक, अजैविक घटक मतलब अगर हम पानी, खनिज तत्व, सनलाइट अगर हमको ना मिले तो क्या जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो इंटरेक्शन होगा तभी तो तभी जी पाएगा। देखिए इंटरेक्शन हो गया। तो जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से, इंटर रिलेशन से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो ना, तो क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो किडनी, तो किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन है? फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। अगर नेफ्रॉन ना रहे तो किडनी का कोई मतलब है? नहीं ना मतलब है। इसी तरह से अगर इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक ना रहे तो खत्म हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र कोई मतलब में नहीं है, ठीक ना। तो एक क्रियात्मक इकाई हो गया। अंतर संबंधों से यानी इंटर रिलेशन से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। किसका? जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों का इंटर रिलेशन जरूर लिखना है। जब इकोसिस्टम में दो चीज हमेशा रहेगा, कौन कौन रहेगा? दो शब्द हमेशा रहेगा, कौन कौन? इंटर रिलेशन और इंटरेक्शन। इनके बिना इकोसिस्टम माना ही नहीं जाएगा, ठीक ना भाई। अगर मान लीजिए आप आ रहे हैं इस क्लास में, आप हमसे इंटर रिलेशन अंतर संबंध नहीं बना रहे हैं, आप हमसे इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, बैठ के चले जा रहे हैं, तो क्या आप इस तंत्र के घटक हैं? नहीं। आप कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ। तो पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के लिए या इस तंत्र में शामिल होने के लिए जो हमारा क्लासरूम है, जो आवास है, जो एक कंपटीशन वाला जो तंत्र बना है, इस तंत्र में आपको सरवाइव करने के लिए हमसे क्या करना पड़ेगा? इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप इस तंत्र के घटक नहीं, ठीक ना। तो किससे इंटरेक्शन करोगे अब आज के बाद? टीचर से। टीचर माने जो वहाँ पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाएंगे। तो डिफिनीशन याद रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र का? कैसे? क्या क्या बताओगे पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब? क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे? हाँ, अगर उतना आप नहीं बोल पा रहे हैं तो बताइए कि इसमें दो घटक होता है, एक जैविक और अजैविक, और दोनों के अंतर संबंधों से या निर्मित होता है। बस दोनों के अंतर संबंधों से निर्मित होता है। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना एक जिस्म और दो जान, ठीक ना। बहुत तेज बता रहे हैं। ये सब शायरी वेरी तुम लोग को बहुत अच्छे से ना चाहते हुए सुनने में आ जाता है, ना चाहते हुए भी सुनने को आ जाता है, सुनने को आ जाता है, इसीलिए याद हो जाता है।
अच्छा, सबका पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होता है कि नहीं? होता है। मछली का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? पानी में होता है। अलग होगा। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मछली का पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है। उदाहरण लिख सकते हो आप, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मछली को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र चाहिए। और चिड़िया को जीवन जीने के लिए स्थलीय हवा वायु दोनों चिड़िया को स्थलीय आसमानी आसमानी कौन होता है? घोंसला चाहिए ना उसको। तो इसका पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया? घोंसले में इंटरेक्शन करेगी ना, घोंसले में ही तो वो इंटरेक्शन करेगी। जैसे वो अपने दाने को चुन कर लाएगी, घोंसले में रखेगी, वहीं पर खाएगी, वहीं पर अपने अंडे को क्या करेगी? अंडे को देगी, वहीं पर अपने बच्चे को पैदा करेगी। तो उसका इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है? उस घोंसले में हो रहा है। तो उसका पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया? वो घोंसला हो गया। सर वातावरण मतलब एक और उदाहरण है। चिड़िया को सर तक तो मतलब जो फ्लाई करती है चुप रहो अभी। टुंड्रा, मान लीजिए टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें कोई जीव रह रहा है। टुंड्रा माने कहाँ पर? ठंडे प्रदेश होना चाहिए। एकदम ठंडे प्रदेश, एकदम ऊपर ध्रुवीय रह रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक, ध्रुवीय भालू को मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई ध्रुवीय भालू है, पोलर बियर ध्रुवीय भालू है। और इसको हम कहाँ लेके आ गए? इसको हम लेके चले आए मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। तो है अब टुंड्रा प्रदेश के जीव को या टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीव को हम लेके कहाँ चले आए? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। तो अब ये यहाँ किससे इंटरेक्शन करेगा? यहाँ से गर्मी से जिससे करेगा तापमान अधिक है उससे इंटरेक्शन करेगा। तो जीवित रह पाएगा? सर्वाइव करेगा? नहीं कर पाएगा। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए एक उसका पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए जो निश्चित होता है। उसके वो बाहर जाएगा तो समझ गया? आप लोग ही अपने ही इकोसिस्टम में रहिए, इकोसिस्टम को क्रॉस समझ गया ना? समझ गए हो? अच्छा चलिए, गलत जगह इंटरेक्शन मत करिए। आप लोग गलत जगह इंटरेक्शन किए तो गए। गलत जगह नहीं करोगे, ऐसे गलत जगह इंटरेक्शन नहीं ना करोगे। गलत जगह करोगे तो नुकसान होगा। नुकसान होगा। अरे टुंड्रा छोड़ दो, टुंड्रा में नहीं जा पाओगे। यहाँ गलत इंटरेक्शन मत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे। यहाँ सही जगह इंटरेक्शन करो। तो आप बताइए इंटरेक्शन किससे करना, इसकी पहचान कौन करेगा? टीचर। वो जीव ही टीचर करेगा। दिशा तो आप ही देंगे ना। टीचर करेगा। आपको पहचान करनी है, यानी जो उस आवास में जीव रह रहा है उसको पहचान करनी है कि हम क्या खाएंगे तो हमारे लिए बेहतर है। जैसे मान लीजिए हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ चाय समोसा तेल में छना हुआ पकौड़ी खा रहे हैं तो गलत इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, तो हम जल्दी ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो उस जीव की पहचान करनी है। चुप रहो, थोड़ा इंटरेक्शन सही जगह करो। तो उस जीव को पहचान करनी है कि हम क्या खाएंगे उस आवास में रहकर, क्या पिएंगे कि हम जीवित रह पाएंगे। और गलत जगह चला जाए खाने लगेगा तो नुकसान मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। समझ गए हो? सही जगह इंटरेक्शन करना आप। चलिए आइए, अब पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम उदाहरण भी समझ गए। सबका अलग अलग है कि नहीं इकोसिस्टम? अच्छा, चिड़िया का अलग है, मछली का अलग है, हाँ, ध्रुवी भालू का अलग है। दूसरे में जाएगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो एक हम सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संरचना और संगठन।
पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और संगठन क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता क्या होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसकी उत्पादकता क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। उत्पादकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन क्यों होता है, इम्बैलेंस क्यों हो जाता है। जो इकोसिस्टम होता है वह इम्बैलेंस क्यों हो जाता है, और जब इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका हम लोग संरक्षण और प्रबंधन कैसे करते हैं, संरक्षण और प्रबंधन कैसे करते हैं, तो संरक्षण और प्रबंधन। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की ये टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक संरचना और संगठन क्या होता है, दूसरा इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, तीसरा इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है, और चौथा ये इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, असंतुलित कैसे हो जाता है, और जब असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसका हम लोग प्रबंधन, मैनेजमेंट या संरक्षण कैसे करते हैं, क्या विधियां हैं उसकी, सरकार कौन कौन सी पॉलिसी अपना रही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया है, ठीक ना, और क्या बोलते हैं वायु प्रदूषण एक्ट क्यों लाया गया है, जल संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए बनाई गई हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का होगा संरचना और संगठन। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे बनती है, इकोसिस्टम की संरचना क्या है उसमें दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होते हैं। उन्हीं के मिलने से तो बनता है, उन्हीं के अंतर संबंधों से तो निर्मित होता है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना और संगठन। समझ गया ना क्या क्या पढ़ना इसमें। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रियाशीलता, फिर क्या पढ़ेंगे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, फिर क्या पढ़ेंगे इम्बैलेंस कैसे होता है, फिर उसका संरक्षण कैसे होता है। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र में वो है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और संगठन। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बस दो ही लोग। हाथ पूरा उठाओ, पूरा नहीं जिसको समझ में आ रहा है वो, जो नहीं पूरा बताओ, ऐसे दोनों हाथ नहीं, चौधरी जी एक हाथ, दोनों हाथ समझ नहीं पाओगे सर, क्या सुने नहीं है। जो समझ पा रहे हो हाथ पूरा ऊपर उठाओ। जो नहीं समझे कभी तो नीचे करो कि हमको नहीं आ रहा है, अब उठा दे रहे हो। अब सर भाई जिसको नहीं आ रहा है उसको सर इसका नाम इंग्लिश बता दीजिएगा, संरचना और संगठन का। संरचना का अंग्रेजी नहीं जानते हो, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों का समझ में। तो संरचना और स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो सबसे पहले चलिए अब पारिस्थितिकी तंत्र अगर हम लिखें यहाँ पर इको सिस्टम अगर लिखें तो इसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब बायोटिक, बायोटिक, और अजैविक का मतलब ये बायोटिक। जैविक में कितने आएंगे, तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट मतलब हरे पौधे, जैविक है कि नहीं, जैविक है।
सूखे पौधे नहीं, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट। ठीक, इसमें जी वाले से, अरे क्या खा रही हो? हाँ? चॉकलेट कपड़े होगा। हम दवाई खाए। दूसरा, हरे पौधे को हम लोग उत्पादक कहते हैं। उत्पादक को प्रोड्यूसर, एक होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर, और एक होता है अपघटक। डिकम्पोजर, इसके भी सही करिएगा, डिकम्पोजर। ठीक ना? तो ये बायोटिक में आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अबायोटिक में कौन आता है? तो अबायोटिक में आएगा आपका, यहाँ बना दे रहे हैं, एक लिख सकते हैं आप, स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या आ जाएगा? चट्टान आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? खनिज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? मृदा आ जाएगा, और भी चीजें आ सकती हैं। स्थल मंडल। एक होता है जल मंडल, ठीक, और एक होता है वायुमंडल। सब अजैविक है कि नहीं? वायुमंडल में वर्षा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक ना? ये सब किसके भाग है? लेकिन जब तक इसमें ऊर्जा नहीं रहेगा तब तक ये पूरा हो पाएगा। मेन जो घटक है वह कौन है? ऊर्जा है, और ऊर्जा में कौन? सनलाइट। तो इसलिए हम आप इसको ना अलग से भी लिख सकते हैं। इकोसिस्टम का मेन घटक कौन होता है? ऊर्जा, और ऊर्जा में कौन? सनलाइट मेन घटक होता है। है ये पार्ट किसका? अबायोटिक का, ठीक ना? तो ये इसकी संरचना बन गई कि नहीं? दिखाई दे रही है कंस्ट्रक्शन इसका, कि बायोटिक है, अबायोटिक है, सनलाइट है, या इसी में आप लिख सकते हैं उत्पादक है, उपभोक्ता है, और अपघटक है। उत्पादक का उदाहरण कौन होगा? ग्रीन प्लांट होगा कि नहीं? होगा। ग्रीन प्लांट कौन हो? उत्पादक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में ब्रेक कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। और ये काम कौन करता है? डिकम्पोजर के रूप में। तो ये करता है कवक, फंगी, और कौन करता है? बैक्टीरिया, मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? जीवाणु, बैक्टीरिया। ये काम अपघटक का करते हैं, ठीक ना? समझ में आ रहा है? तो बायोटिक और अब देखिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए, ये हो गया बायोटिक और ये हो गया अबायोटिक। और दोनों में जब तक इंटर रिलेशन नहीं होगा तब तक क्या यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? तंत्र बन पाएगा? भाई मान लीजिए ये ग्रीन प्लांट है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। मान लीजिए हम भी तो इसमें है, उपभोक्ता में, और जब तक हम इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन न मिले, ठीक, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं O2, ठीक, जल मंडल से जल न मिले, ठीक, स्थल मंडल से मृदा न मिले जहाँ पे हम कृषि करते हैं, तो क्या हम जीवन जी पाएंगे? नहीं।
तो अंतर संबंध हमको बनाना होगा कि नहीं, बनाना होगा ना। तो जैविक घटक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित जो संरचना बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। समझ में आ गई बात हमारी? यस सर। जीवन भर भूलेगा इकोसिस्टम? नहीं भूलेगा ना। लेकिन मेन घटक कौन है जो इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेट कर रहा है? अगर ये ना आए तो सब बेकार बेकार हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग, ये तो संरचना हो गया, संगठन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है इकोसिस्टम, मतलब कैसे काम करता है। तो हम लोग कैसे काम करता है, इसका फंक्शन कैसे होता है, इसको जानने के लिए हमको इसका फंक्शन जानना होगा, यानी क्रियाशीलता का अध्ययन हम सेकेंड में करेंगे। ठीक, चाहे वो वीडियो बना रहे हो भैया, ये किसका? सर आपका डिमांड बहुत ज्यादा है ना। हमारा दिमाग है तो अपना, हमारा नहीं है डिमांड हम ये कहने जाते हैं हमारा दिमाग है, लो अपना दे दो ना भाई। हमारा दिमाग हमारे पास नहीं, अपना अपने पास है। हाँ? समझ में आ रहा है ना? हाँ, नया है वो। समझ में आ रहा है? तो ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे ना इसका। ये तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्या होते हैं। तो अपघटक जान गए ना, डिकम्पोजर क्या होते हैं। एक और भी बता देते हैं, थोड़ा आपका काम भी दे देते हैं। सबसे पहले बताएं प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक। जैविक घटक में ही बताया ना। उत्पादक में कौन आता है? ग्रीन प्लांट। उपभोक्ता में कौन आता है? तीन तरह के होते हैं उपभोक्ता। प्राथमिक। प्रश्न छोटे एग्जाम, जैसे कई लोग ना इसमें IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, UPSC और UPPCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कई लोग टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं। टीचर मतलब B.Ed और क्या होता है BTC, DLED, इसकी भी। तो इन सब परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा? इन सब परीक्षाओं में बहुत नहीं पूछा जाएगा। अब जो बता रहे हैं वो पूछा जाएगा। DPS और DPS, इन सब परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। ठीक, तो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण, अब कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? तो उत्पादक में लिखा रहेगा ग्रीन प्लांट, बकरी, हिरण, गाय। तो क्या टिक लगाओगे? ग्रीन प्लांट। और ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जो ग्रीन प्लांट पे निर्भर होता है, जो मतलब हरे पौधों को खाता है, तो उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट को जो खाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? बकरी, भेड़, बकरी, बकरी और भेड़, भेड़ खरगोश, खरगोश, हिरन, खरगोश, हिरन, बारहसिंगा, आदमी, गाय, भैंस, गाय, भैंस। अब चलो द्वितीयक में कौन? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, मतलब कि जो बकरी को, भेड़ को, खरगोश को, हिरण को, भेड़िया, गाय को खाता है। भेड़िया, शेर, बाघ, कौन खाता है? तेंदुआ, तेंदुआ, बाघ, शेर हो गया, शेर, भेड़िया, तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, चीता,
चीता, बाघ। शेर। ठीक। और जो द्वितीय को खाता है, तृतीय को कौन खाता है? वो खाते हैं, वो वल्चर हो गए, जैसे गिद्ध हो गए, गिद्ध, वो हो गया, ईगल हो गया, बाघ। हाँ ईगल हो गया। इसको खाता है ना, भेड़िए को, हाँ। तेंदुआ को, मर जाते हैं तो खाता है। कहता है। और और शेर भी क्या करता है? अजगर वगैरह भी खा लेते हैं। शेर भी क्या, सांप क्या करता है? सांप भी खा लेते खा लेता है ना। तो सर्प भी हो गया, और शेर भी सबको खा जाएगी कि नहीं? तो इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। लेकिन अब ग्रीन प्लांट को, बकरी को, और गिद्ध यानी पक्षी को, और भेड़िए को, इनको सबको कौन खा जाएगा? वो खा जाएगा, भालू खा जाएगा। अरे हम लोग खा जाएंगे भाई। चाइना में चले जाएंगे तो सांप को भी तल के खा जाएंगे, और भेड़िया तेंदुआ तो खा ही रहे हैं। तो इन सबको कौन खा जाएगा? ग्रीन प्लांट को भी खा जाएगा, मानव खा जाएगा। तो मानव क्या हो गया? सर्वाहारी। क्या हो गया? सबको खा रहा है। और एक होता है अपघटक। क्या होता है? डिकम्पोजर। ये जब मर जाएंगे, चाहे ग्रीन प्लांट मर जाए, मतलब पत्ता अगर गिर जाए नीचे जमीन पर ऊपर, बकरी मर जाए कहीं, कहीं गिद्ध मर जाए, बाघ मर जाए, सांप मर जाए, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया इनको एकदम सड़ा गला देगा, सड़ा गला देगा ना, और उसमें जो पोषक तत्व होंगे उनको मिट्टी में मिला देगा। यही तो काम है बैक्टीरिया और फंगी का, मिट्टी में मिला जाएगा। यानी कि जटिल कार्बनिक, हमारा जो शरीर है वह सरल कार्बनिक पदार्थ से बना है कि जटिल? जटिल है, ठीक ना। अगर हम मान लीजिए कि कहीं गिर गए, डेथ हो गए, कोई मतलब हमारे लाश को न दफनाया जा रहा है न जलाया जा रहा है, वहीं पड़े रहे, तो बैक्टीरिया 2 दिन में हमारे शरीर को क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। हाँ, 48 या 72 घंटे में डिकम्पोज कर देगा। और जितने हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं हमारे शरीर के, वो निकाल के किसमें मिला देगा? मिट्टी में मिला देगा। और जो मतलब बचेगा अवशेष, उसको पक्षी या जो भी जानवर होंगे वो खा जाएंगे। ठीक। और सरल कार्बनिक पदार्थ क्या हो गया? मिट्टी में मिल गया। और उसी सरल कार्बनिक पदार्थ को हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पोषक तत्व कहाँ मिल गया? मिट्टी में मिल गया। ठीक ना, समझ गए? तो इस तरह से अपघटक में कौन आता है? अपघटक में कौन आता है? कवक, जीवाणु। इनका काम क्या है बच्चे? इनका काम क्या है? अपघटक का जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। और यही सरल कार्बनिक पदार्थ क्या बन जाता है? ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व, जो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक ना, समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग इतना लिखने के बाद, अरे मोबाइल में ना चेक करो, बाद में चेक करें। हाँ, डिकम्पोजर बता तो रहे हैं। मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल से जितना दूर रहोगे उतना आपका जीवन बहुत अच्छा, मतलब क्वालिटी लाइफ रहेगा। और मोबाइल के जितने नज़दीक रहोगे उतना ही। कहा जाता था, वो भोजपुरी में एक सेंटेंस है कि सटलत गइला, वही है मोबाइल। हाँ, मोबाइल से चिपके तो गए, कहानी खत्म। हम तो खुद लेके पछता रहे हैं, वो भी 2 को लेके। देखिए, गलत चीज पास में रहेगा तो उसका गलत ही होता है, सही आपकी देखने का तरीका तो होना चाहिए। लेकिन उसका अब ये देखिए, एक होता है सैद्धांतिक रूप से, जैसे इन्होंने बताया कि उसका सही इस्तेमाल करिए,
ये हम भी बोलते हैं सही इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं होता। लेकिन हाथ में रहता है तो मेरे गलत इस्तेमाल होता है। ना चाहते भी हो जाएगा। सही 10% यूज होगा, 90% गलत। गलत। ठीक ना, आप सही इस्तेमाल करती हो, सही करती हो ना। नहीं सर, झूठ बोल रही है। सभी लोग इनका मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखिए तो कितना घंटा है। सर झूठ बोल रही है, हम देखे हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम सही इस्तेमाल करते हैं, फिल्म लेकिन देखती हो ना, हाँ सर, हाँ तो कहीं देख देते हैं। क्या रील देखती हो? कब क्या देखती हो? रील क्या? सर जैसे मोबाइल का ऑप्शन होता है तो उसको बंद कर दिया गया है। सर मोबाइल से सही है, लेकिन एक्चुअली इसमें जो जैसे उसमें मतलब तमाम मतलब ऑप्शनल होते हैं, जैसे ऑप्शन आर्टिफिशियल मतलब डेंजरस उसको मतलब उसको ऑप्शन हटा दिया है सर। हटा दो। अच्छा लगता है। तो सही लगता है। चलो बंद कर करिए, अरे खराब हो जाएगा वो। डरा दे रहा है तो क्या करें? नहीं डरा नहीं है, आप चालू करो, कोई दिक्कत नहीं, चालू करो, चलो करो, चालू स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई मोदी जी वाला है, चालू कर ला, मोदी जी के बाद आ गया चालू कर। हर घर मोदी हर घर योगी जब है तो नहीं स्टार्ट मोबाइल नहीं कर पाती हो, स्टार्ट कर दो। अरे तो आदमी जेनजी जनरेशन की वजह सब कुछ सीखना चाहिए ना। ये सब जेनजी जनरेशन की क्या क्या खासियत है सर? सर जेनजी जनरेशन की खासियत बता दीजिएगा 5 जेनजी की खासियत क्या क्या है मुख्य? क्या क्या ये कर सकता है? क्या क्या संभावनाएं हैं इस इनकी संभावनाएं बहुत सूक्ष्म है, न्यून है इनकी संभावनाएं जेनजी की। जेनजी की। इसीलिए ना हम लोग अभी बहुत एनर्जेटिक रह रहे हैं कि जेनजी के भरोसे देश को छोड़ना घातक हो सकता है। इसीलिए हम अभी यंग अपने आप को अभी रख रहे हैं कि तुम लोग के हवाले छोड़ देंगे ना देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सोच समझ ही नहीं है कुछ। जेनजी सबसे ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ कि उनके अंदर गंभीरता नहीं है किसी चीज़ को लेकर, समझ भी और हमेशा ना डिप्रेशन और तनाव में रहते हैं, यूं सर ये तो इनका और बहुत जल्दी मतलब प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। ये है जेनजी जनरेशन। सट से अभी तुमको डांट देंगे जाके सुसाइड कर लो। नहीं सर, हम नहीं हमको कोई 10 गाली देगा ना तब भी हम ऐसा ठीक नहीं हैं। है जो लोग सभी लोग नहीं है सर। हाँ सबको लोग पता, अधिकांश लोग। जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्यों मारेंगे ना बहुत उपभोग करना है, बहुत सुख करना है। आते हम लोग क्रियाशीलता पर। दूसरा क्या है? भारत की तंत्र की क्रियाशीलता का मतलब फंक्शन। ये तीसरा है ना? दूसरा है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जान गए ना कि प्राथमिक कौन होता है, जो किसको खाता है? ब्रेन पार्ट। द्वितीयक क्या होता है? जो प्राथमिक होता है। और तृतीयक क्या होता है? तृतीयक होता है। मतलब उच्च स्तर के मांसाहारी। अच्छा ये बताइए चींटी किस में आएगी? ये जो प्राथमिक के सर्व में आ जाएगी, सब खाती है सब ये। द्वितीय में आ जाएगी, तो प्रश्न ऐसे नहीं आता है, प्रश्न ऐसा टिपिकल आता है द्वितीय में कि आएगी। आप सोचते रह जाओ। ये नहीं कि गाय किस में आती है, ये ना गाय हमारी माता है बस, वो आएगा ना कि कौन सी श्रेणी में पूछेगा। चींटी किस में आता है? सर्व किस में आता है? सेकेंडरी में आती है ना चींटी। आप चेक करो कि चींटी किस में आती है। चींटी किस श्रेणी की उपभोक्ता है? चींटी किस श्रेणी की कंज्यूमर है? द्वितीय
द्वितीय क्यों है तो सेकेंडरी हो गई सर डिकम्पोजर है आपका है प्राइमरी और सेकेंडरी में है तो उसको डिकम्पोजर हाँ भी खाती है हाँ सर टूट गया ब्लैक वाला है अरे ये टूट गया अरे बड़े भैया वो काला वाला लाइए ना लाइए हाँ चलिए आप देख लीजिएगा ऐसे प्रश्न आप देखिए जो पढ़ा रहे हैं पर्यावरण आपको ना यहाँ तो कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं आपको जाके क्वेश्चन अरे भैया बैठो ना चौधरी जी आपको जाके ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे तो दो जगह से करेंगे या तो आप किसी बुक से करेंगे या एक परीक्षावाणी नाम की बुक आती है ना परीक्षावाणी नाम से उसके पीछे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं आप उस प्रश्न को लगाइएगा देखिएगा जो पढ़ाए उससे आ रहा है कि नहीं थोड़ा पानी पिलाओ बच्चे अब चलिए छोड़ो बैठ जाओ बाद में लाना क्या तुम इधर उधर ये खोल दिया हाँ इनका भी कर दो इनका तो कर रहे हैं तो उसको तोड़ देगी ये रहने दीजिए इसी तरह इनका भी ऐसा कर दो कि इनका भी अच्छे से आ जाए किया तो हूँ अब नहीं करूँगा क्योंकि वो फुल फाल के वो कर दिया बड़का इंजीनियर हो गए हो बता दो इसको भी लगाए नहीं है अच्छा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम देखिए आप छोड़िए हटाइएगा ऐ देखो ना फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कैसे सब मिलकर मतलब बायोटिक और एबायोटिक कैसे सब आपस में मिलकर काम करते हैं जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय संरचना और संगठन में है कि फंक्शन में है फंक्शन में है कैसे काम कर रहे हैं बोल रहे हैं सुन रहे हैं लिख रहे हैं इतना दिमाग में स्टोर हो रहा है सट और जिसके नहीं स्टोर हो रहा है वो कहीं और स्टोर कर रहा है ठीक तो हम लोग फंक्शन कर रहे हैं संरचना तो आए बैठे क्लास में चुप है तब तक संरचना है 20 लड़के आए 10 इधर हम बोल रहे हैं माइक है कैमरा है तो ये तो संरचना है इसकी लेकिन अब हम जब पढ़ाने लगे तो हम लोग फंक्शन कर रहे हैं तो अब इकोसिस्टम का फंक्शन बायोटिक एबायोटिक तो संरचना थी लेकिन सब आपस में मिलकर कैसे काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा तो आइए देखते हैं कि सनलाइट कैसे काम करता है आइए देखते हैं कि डिकम्पोजर कैसे काम करता है देखते हैं हम लोग कि प्रोड्यूसर कैसे काम करता है आइए देखते हैं आगे हम कंज्यूमर का क्या काम है कैसे ये लोग फंक्शन करते हैं वर्क कैसे करते हैं तो आइए एक डायग्राम हम बताते हैं उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर कौन होता है प्रोड्यूसर कौन होता है उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर का मतलब तो हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर इतना मूर्ख थोड़े हैं थोड़ा सा भी नहीं है उत्पादक हो गया उसके बाद से क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर उपभोक्ता है ना ये कंज्यूमर और कंज्यूमर के आगे कौन होगा अपघटक तो यहाँ हम लोग बना देना अपघटक जो दोनों को क्या कर रहा है डिकम्पोज कर रहा है अब ये मत बताइए अपघटक का मतलब डिकम्पोजर ठीक ना अपघटक ठीक ये हो गया अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन प्राथमिक द्वितीय कौन कौन होते हैं प्राथमिक द्वितीय इसको मिटा दें इनके जगह पर इनके वंश का नाम लिखें
कौन कौन है इनके एक घास वंश में? एक शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी और एक मांसाहारी एक द्वितीयक है एक और तृतीयक एक ये मांसाहारी है ना? ये कौन है? मांसाहारी मांसाहारी है। और ये कौन है? शाकाहारी शाकाहारी है। और ये कौन आगे कौन आएंगे? तृतीयक। ये भी हैं बच्चे उच्च मांसाहारी। कौन है? उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी, ठीक है। ठीक, और इन सबको जो खाएगा वो कौन होगा? सर्वाहारी। ऊपर लिख दे रहे हैं, समझ गए? अब ये तो ऐसे तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। इस सिस्टम को अब मान लीजिए बना दिए, संरचना होगी, ठीक। यहाँ पर ग्रीन प्लांट है, यहाँ शाकाहारी भेड़ बकरी है, यहाँ मांसाहारी है, यहाँ उच्च मांसाहारी है जो इनको खा रहा है, यहाँ घटक है, ठीक। अब ये किसको खाएंगे? तो हरे पौधों के पास भोजन रहेगा तब तो खाएंगे। मान लीजिए हरे पौधे निकल गए हैं, इनको खा लिया, हरे पौधे खत्म। अब किसको खाएंगे? खत्म तो जाके खाएंगे। ये इन्हीं को खा ही सकते हैं, ये प्राथमिक इन्हीं को खा ही सकते हैं, दूसरे को नहीं खा सकते। अब ये खत्म हो गया। देखिए एक टॉपिक और है, असंतुलन, इम्बैलेंस कैसे होता है। मान लीजिए कि ये खत्म हो गया, अब ये किसको खाएंगे? जो खा पाएंगे? ये तो अपने आप मर जाएंगे। और जब ये मर जाएंगे तो ये बचेंगे, और जब ये नहीं बचेंगे तो ये बचेंगे, और ये जब ये सब मर जाएंगे तो ये बचेंगे नहीं। और जब सब ये मर जाएंगे तो ये किसको डिकम्पोज करेंगे? वैसे ही पड़ेगा। इसका मतलब कि इस पृथ्वी से लाइफ प्रोसेस ही क्या हो जाएगा? मान लीजिए 10 प्लांट है, खा गया, खत्म होगी कहानी। लाइफ साइकिल खत्म। तो इसके लिए लाइफ साइकिल को चलाने के लिए कौन आएगा? हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं आएंगे, यहाँ पर आएगा सबका बाप। आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ से सनलाइट कहाँ आएगा? सनलाइट का मतलब एनर्जी कहाँ आएगा? उत्पादक के पास आएगा। क्या है? ना वो नहीं थे। हम भी जो अंतर जो गहराई वाली बात है जानना चाहते हैं, क्या है? सर वो खत्म नहीं है। क्या मैटर है? मतलब रेसिपी क्या है? आप बोले ना कि अब सबका बाप आ गया, उसकी कौन सी है? हम कई को बात बोला तो बराबर थोड़ा ध्यान दो। तो अब यही प्रश्न आ जाएगा ना पीसीएस में, तो आगे कहोगे कि भाई सर जी कहाँ से आ गया, गलती पढ़ाए थे, सही पढ़ाए थे। कॉपी बना के लोग रख लेते हैं, और उसके बाद से जब फेल होने लगेंगे तो क्लास ही छोड़ देंगे। यह बात कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक ना। तो फायदा कैसे होगा जब आप इंटरेक्शन कहीं और कर रहे हो। अब मान लीजिए कि ये सन है, यहाँ से इसके पास क्या आएगा? ऊर्जा आएगा। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, ये आप जानते हो ना। और उसको क्या कहते हैं? बोल लो भाई, अंग्रेजी की जो जानते हो बोल लो, जो जानते हो बोल लो, बातों से नहीं जानते हो। उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश इनके पास आता है, तो आप लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को पौधे क्या करते हैं? जितना हम कहें उतना सुनो। जैव रासायनिक है, जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं?
परिवर्तित यानी कि सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश को जैव रासायनिक ऊर्जा या जब बायोकेमिकल एनर्जी में क्या करते हैं ये कन्वर्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक शब्द में क्या है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की जितनी मात्रा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है वो? वह उत्पादकता भी उसको बोलते हैं। अब देखिए कैसे, मान लीजिए सनलाइट है, यहाँ आया, ठीक, तो ये हरे पौधे क्या किए, इसको जैव रासायनिक ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, यही चीज समझना है, इसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। यही सब किताब में नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं इसको? कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में और क्या कहते हैं? पौधों का भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों का भोजन भी कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जितनी मात्रा में, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की जितनी मात्रा को किसमें, जैव रासायनिक ऊर्जा यानी कार्बनिक पदार्थ या भोजन में परिवर्तित करते हैं, वह क्या कहलाता है? वह उत्पादकता कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। समझ में आया? तो अब मान लीजिए सनलाइट आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ में इसको, सनलाइट को चेंज कर रहे हैं। बाय द वे, जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, हाईवे बनाया जा रहा है, अगर ग्रीन प्लांट कम होते गए तो क्या ये सनलाइट कार्बनिक पदार्थ में बदल पाएंगे? नहीं। जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। तो सनलाइट को जब जैव रासायनिक ऊर्जा में ये नहीं बदल पाएंगे तो क्या धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा? नहीं। बढ़ेगा ना प्यारे बच्चों, बढ़ेगा ना। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ठीक ना, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, धरती के तापमान को कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रीन प्लांट चाहिए। क्योंकि ग्रीन प्लांट ही सनलाइट को किस में चेंज कर रहा है? बायोकेमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है या कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ये नहीं रहे तो सूर्य का प्रकाश कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और धरती का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो आपको इसीलिए सरकार एक स्कीम चला रही है, एक पेड़ माँ के नाम, मतलब आपके माँ के नाम जरूर लगाना है। भले ही सरकार जो है लाखों वृक्षों को काट दे रही है, जैसे छत्तीसगढ़ के जंगलों को काटा जा रहा है, जहाँ से आदिवासी वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से बिहार में अडानी का प्रोजेक्ट वहाँ लगाया जा रहा है, जिसे कोयला उसमें से निकाला जाएगा, वहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन ये दिखावटी सरकार जो स्कीम चला रही है, एक पेड़ माँ के नाम, तो धरातल पे तो नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे पेड़ लग जा रहे हैं, आज 2 महीने में वो पेड़ क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। कोई उखाड़ दे रहा है या अपने आप को खत्म हो जा रहा है। तो ये व्यवहारिक रूप में आप जाके अपने नाम से, आपकी मम्मी का क्या नाम है? मम्मी के नाम बता दो। संतोषी देवी। तो आज जाके ना, अगर पेड़ आप नहीं लगाई हैं तो आप जाके अपनी माता जी के, संतोषी देवी के नाम से एक पेड़ जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। ठीक है? वो सरकार को छोड़ दीजिए, आप स्वयं से पहल करिए। ठीक? तो आप यहाँ आ जाइए। ये सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है तो क्या होता है? ये जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। समझ में आ गया? कितनी मात्रा यहाँ पर आ पाती है? भाई सूर्य तो बहुत दूर है, बहुत दूर है ना, 8 मिनट लगता है वहां से प्रकाश आने में। तो क्या 100% आ पाता है? तो सूर्य की जितनी ऊर्जा होती है उसका 1% भाग ही 1 से 2% यहाँ पहुंच पाता है। हर बार पढ़ाते हैं, पीसीएस ने यही प्रश्न पूछ दिया कि कितनी मात्रा यहाँ पहुंच पाती है, पूछा था ना। 1% ऑप्शन में था, तो यही बताते हैं, यही लोग नहीं कर पा रहे हैं, हर बार पढ़ाते हैं। तो 1% यहाँ पर आता है। उदाहरण के तौर पर हर बार ये भी लिखते हैं कि यदि मान लीजिए 10,000, एग्जाम्पल है ये, 10,000 जूल अगर ये आ रहा है, यहाँ से चल रहा है 10,000 जूल,
तो यहाँ कितना पहुंचेगा? 100 जूल। 1% कितना होगा? 100 जूल। कितना पहुंचेगा? 100 जूल यहाँ पर पहुंचेगा ना। तो 100 जूल इसके पास आ गया। अगर 10,000 एग्जाम्पल बता रहे हैं, है नहीं, 1% इसका ऑथेंटिक, 1 से 2% डेटा है। अब ये क्या करता है, ये 100 जूल जब इसके पास आ जाता है तो इससे अपना भोजन बनाता है। ये इस ऊर्जा से, भाई खाना बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए ना। आपके घर में खाना ऐसे बन जाता है? नहीं बनता है ना। ऊर्जा चाहिए कि नहीं? तो ऊर्जा में क्या आप लोग यूज करते हो? बहुत बढ़िया। क्या यूज करते हो? एलपीजी। अगर आपके घर में सिलेंडर गैस ना रहे तो खाना बन पाएगा? बन जाएगा। हाँ बाबू, हीटर से बन जाएगा, लकड़ी से ही बन जाएगा, लेकिन वो भी तो ऊर्जा का ही एक सोर्स है। सर इसका अंतर होता है। हाँ भाई, वो हाथ जोड़ के गिनती का हो गया। ठीक, तो ऊर्जा चाहिए ना, उसी तरह से पौधों को खाना बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो ये ऊर्जा मान लीजिए 100 जूल आ गया, तो इससे क्या बनाएंगे? अपना खाना बनाएंगे। तो कुछ ऊर्जा का कुछ भाग खाना बनाने में यूज हो जाता है, खाना बनाने में, उनके श्वसन करने में, इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ भाग क्या हो जाता है, इसका यूज हो जाता है, मतलब रिस्पायरेशन में यूज हो जाता है। तो 90% इसका जो पार्ट होता है वह कहाँ यूज हो जाता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस में। RESPIRATION, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में इसका क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। और 10% भाग कहाँ पहुंचता है? कहाँ पहुंचता है 10%? यहाँ पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? प्राथमिक उपभोक्ता के पास पहुंचता है। ये 10% क्या करेगा? इसमें भी तो इसको अपना यूज करेगा, और फिर ये 10% कहाँ पहुंचाएगा? यहाँ पहुंचाएगा, और ये 10% यहाँ पहुंचाएगा। अगर ये 10% का ये एक तरह से रूल बन जाता है, और इस रूल को क्या कहते हैं हम लोग? 10% लिंडेमान का नियम। लिंडेमान का 10% का नियम, ये लिंडेमान ने सबसे पहले खोज किया था, इसीलिए कहते हैं कि लिंडेमान का 10% का नियम। तो मतलब हर स्तर पर कितना परसेंट जा रहा है? 10%। और 90% क्या हो जा रहा है? यूज हो जा रहा है। जैसे 90% पौधे किस रूप में यूज कर लिए? खाना बनाने में, श्वसन करने में। जैसे मेरे पास आ जाएगा, मान लीजिए कि हम खाना खा लिए, तो हम क्या करें? काम कर रहे हैं, श्वसन रिस्पायरेशन कर रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो 90% यूज कर लिए। 10% हम किसको दे देंगे? इनको दे देंगे। मतलब अगर ये हमको खाएंगे तो इनको कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो इसी तरह से जो पौधों को खाएगा, बकरी, उसको कितनी ऊर्जा मिलेगी? 10%। इसी तरह से जो इसको खाएगा कितनी मिलेगी? 10%। तो ये 10% का रूल बन जाता है, जिसको कहते हैं कि लिंडेमान का 10% का नियम। यही प्रश्न पूछा था कि कितना स्थानांतरित होता है, तो कितना होता है? 10%। और 90% कहाँ यूज होता है? वो अपने प्रोसेस में रिस्पायरेशन या मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाता है। समझ गए? अच्छा, तो इसको मिटा दें? हाँ। नीचे वाला मिटा दें? हाँ। अच्छा, सब मिटा सब नहीं मिटाएंगे। अब तो मान लीजिए खाना बन गया इनका। खाना बनने के लिए क्या केवल ऊर्जा ही चाहिए? अगर सिलेंडर रहेगा तो खाना बन जाएगा, एलपीजी रहेगा तो आपके घर का खाना बन जाएगा। आपको सारे पदार्थ चाहिए। मान लीजिए आपको खाना बनाना हो तो क्या आपके घर में केवल एलपीजी गैस रहेगा तो खाना बन जाएगा? चावल भी चाहिए, और चावल रहेगा तो बन जाएगा। पानी चाहिए, बर्तन तो चाहिए। बाबू सबसे पहले क्या चाहिए? तो पानी कहाँ से मिलेगा? मृदा से। मृदा से मिलेगा। तो मृदा से क्या मिलेगा इसको? पानी। H2O। और क्या H2O रहेगा पानी तो क्या बन जाएगा खाना? दबाव चाहिए, हवा चाहिए। खनिज भी चाहिए ना। तो चावल वहां पे खनिज का काम करता है, यहाँ पे कौन काम करेगा? मृदा से इसको मिलेगा पोषक तत्व। पोषक तत्व कहाँ से मिल रहा है? मृदा से मिल रहा है। और
इसको चाहिए वायुमंडल से। क्या मिलता है? वायुमंडल से इसको मिलता है CO2, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले चाहिए सनलाइट, दूसरा H2O, तीसरा CO2, ठीक ना। तो अब आपका जो रिएक्शन होता है, केमिकल जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि आप लिखते हो प्रकाश संश्लेषण कैसे लिखते हो, CO2 प्लस H2O, और यहाँ लिखते हो सनलाइट, और तब जाके क्या लिखते हो आप लिखते हो, कहाँ लिखते यार, इसको मिटा है, आप लिखते हो, इसके बाद आप लिखते हो, क्या लिखते हो, C6 प्लस, यही तो रिएक्शन लिखते हो ना। इसी को तो कहते हो फोटोसिंथेसिस है, ये लिखते हो ना। आप बताइए कि सूर्य से 1% ऊर्जा कहाँ आई? ग्रीन प्लांट के पास। वायुमंडल से क्या मिला इसको? पानी। CO2। अमृता से क्या मिला? पानी। अब फोटोसिंथेसिस हो गया। तो हमने ये बताया कि सूर्य की जितनी मात्रा या जितनी ऊर्जा जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो मेन काम क्या है इसका? सूर्य की ऊर्जा को किसे परिवर्तित करना? जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो बाबू ये जैव रासायनिक ऊर्जा कौन है? यानी जैव रासायनिक ऊर्जा ही तो कार्बनिक पदार्थ है, और इसी कार्बनिक पदार्थ को यहाँ पर हम लोग यही तो कहते हैं, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए ना। समझ में आ गया? अब इसी C6H12O6 को कौन लेगा? कार्बन। अब ये किस में यूज होगा? 90% तो यूज कर लेगा आपने भाई। सबसे पहले तो जो ऊर्जा मिलेगी हम अपने लिए यूज करेंगे ना, जो बचेगा वो तो आप यूज करेंगे। तो अब मान लीजिए कि ये भोजन इसका तैयार हो गया। भोजन कौन है? यही है ना। अच्छा, एक होता है केटाबोलिज्म और एक होता है एनाबोलिज्म। केटाबोलिज्म मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है, ठीक ना। समझ में? इसका उल्टा क्या होता है? एनाबोलिज्म होता है। तो ये प्रोसेस कौन है? केटा है कि एना है? एनाबोलिज्म है, ठीक ना। अब देखिए, अब ये इसको मान लीजिए कि खा जाएगा। बकरी किसको खाएगी? हरे पौधों को खाएगी। तो कितनी ऊर्जा मिलेगी इसको? 10%। अगर जूल में कहे तो कितनी जूल थी इसके पास? 100 जूल। 100 जूल था ना, 1% आया। 1% आया तो 100 जूल था। 90 जूल यूज कर लिया तो कितना जूल यहाँ पर आया? 1 जूल। कितना जूल आया? 10 जूल। 1 जूल सर, अगर 100 जूल है तो इसका 10% आएगा ना। तो 10/100, 10 दहा में 100, तो 10% होगा ना। तो यहाँ कितना जूल आएगा? 10 जूल। कितना आएगा? 10 जूल। और यहाँ कितना जूल आएगा? 1 जूल। और यहाँ कितना जूल आएगा? 1 जूल। 0.1 जूल। है कि नहीं? सारे बच्चे समझ रहे हैं? 10% लिंडेमान का रूल समझ रहे हैं? कितना जूल है? 10 जूल। कितना जूल है? कितना जूल है? मान लीजिए कि अगर इस प्राथमिक यानी बकरी जो है, बकरी को अगर ये खाएगा, भेड़िया खाएगा तो कितना आएगा? कितना जूल पाएगा? 1 जूल। और ये शेर खाएगा तो 0. अब आप पूछोगे कि सर ये खाएगा तो पाएगा क्या? ग्रीन प्लांट तो समझ में आ रहा है कि खा रहा है तो ऊर्जा मिल रहा है। अब मान लीजिए कि ये भेड़िया किसको खा रहा है? बकरी को। तो अब बाबू ये समझिए कि जैसे ये ग्रीन प्लांट बकरी खाएगी तो बकरी, आप देखते हो गांव में जाते हैं ना बूचर, चलो तो क्या कसाई खाना। कसाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बूचर उसी को कहते हैं। तो आप बकरी पालन जो लोग करते हैं, कितने लोगों के घर में बकरी है? कोई पता है? अरे सब हमारे घर में है बकरी। मेरे घर में 2 बकरियां हैं। 2 बकरी रखे हैं।
और बेचते रहते हैं हम उसको, बाल भी बेचते रहते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे घर जब बूचर आएगा, जो कसाई जो होगा, वो बकरी को ऐसे हाथ लगाता है और ऐसे उठाता है, पता है हाँ 8 किलो का है, गुरु जी 8 किलो है, छोटी उठेगा 5 किलो है। वो बकरी क्या खा रही है? बकरी घास खा रही है, यानी ग्रीन प्लांट को खा रही है। पहले अगर वो 6 महीने की रह रही है तो उसका वजन कम है, फिर जब 2 साल की हो रही है तो उसका वजन बढ़ जा रहा है। तो जैसे जैसे ग्रीन प्लांट को बकरी खा रही है, उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है वो बढ़ता जा रहा है। भाई मान लीजिए पौधों को खा रही है, 10 जूल आया, फिर 10 जूल आया, फिर 10 जूल आया, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? ये 10 जूल जो क्या, ये ऊर्जा नहीं है, कार्बनिक पदार्थ है, जिससे क्या बन रहा है? उसका जीव द्रव्य बढ़ रहा है, मतलब उसका मांस बन रहा है, ठीक ना। जैसे जैसे इसको खाएगी और ऊर्जा उसके शरीर में आएगा तो उसका मांस क्या होगा? जीव द्रव्य उससे बनता है। उस ऊर्जा से क्या बनता है? जीव द्रव्य, मतलब उसका मांस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वैसे जैसे बकरी को ये खा रहा है तो इसका भी जीव द्रव्य बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे जो 10 जीव देख रहे हैं उसको कार्बनिक पदार्थ मानिए, उसको जीव द्रव्य मानिए। तो अब मान लीजिए कि जब बकरी इसको खाएगी तो सबसे तेज किसका बनेगा जीव द्रव्य? बकरी का बनेगा। कम खाएगी लेकिन ज्यादा बनेगा। लेकिन शेर अगर एक बकरी को खाएगा तो एक ही जीव को मिलेगा, यानी जीव द्रव्य कम मिल रहा है। यही, अब ध्यान से यहीं पे समझना है, यही कारण है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, उधर से इधर छोटे होते जाएंगे, छोट हो जाएगा, बात सुन बहुत पिटाई दो। जो व्यक्ति शाकाहारी होता है, आप ध्यान सुनिएगा, जो व्यक्ति शाकाहारी होता है मतलब ग्रीन प्लांट पे डिपेंड। हम मान लीजिए एक सेब खा के आए हैं, ठीक, आप मान लीजिए आधा किलो मीट खा के आए, मांस खा के आए, हम आपसे एक सेब पर ज्यादा देर तक काम करेंगे क्योंकि मेरे पास ज्यादा ऊर्जा आ रही है। 100 जूल 10 जूल हमको मिल रहा है। आप यहाँ हैं, आप शेर का उसका मांस खा के आए, भेड़िए का तो और कम मिल रहा होगा, बकरी का खाएं तो थोड़ा सा अधिक, लेकिन 1 जूल है। तो जो व्यक्ति शाकाहारी होता है वह ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जो व्यक्ति मांसाहारी होता है वो कम एनर्जेटिक होता है। हम एक सेब खाएंगे 10 जूल आ जाएगा, ठीक ना। आप उतना ही बराबर, एक सेब के बराबर आप मांस खाएंगे, कितना मिलेगा? और कम मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि एनर्जी कम होता जा रहा है। यही कारण है कि जो उच्च पोषण स्तर के जीव होते हैं, मतलब इधर के, उनको ज्यादा खाना मिलता है। ज्यादा खाएंगे, मान लीजिए कम खाएंगे तो ऊर्जा वैसे भी कम मिलेगी। ज्यादा खाएंगे, मान लीजिए कि हम एक सेब खा रहे हैं, आइए एक सेब के बराबर मांस खाएंगे तो ऊर्जा मिल पाएगी उनको? उतना नहीं, इसलिए इनको एक सेब नहीं चाहिए, इनको 4-5 बकरा चाहिए, तब उतना ऊर्जा मिलेगी। यही कारण है कि नेचर ने, प्रकृति ने इनके शरीर को बड़ा बनाया है कि वह ज्यादा खाएं, तब उनको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे, जीवधारियों के शरीर का आकार क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, और ज्यादा वो जटिल होते जाएंगे, और इनका जो खाने का वो होगा, भोजन होगा, वो भी बड़ा होता जाएगा। और जो शाकाहारी को खाएगा, कम खाएगा, ज्यादा ऊर्जा मिल रहा है। समझ गए बात को? यही कारण है कि इन जीवधारियों का शरीर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक ना। और ये नहीं कि वो होते हैं, बड़ा हो जाता है, खाना ज्यादा चाहिए इनको, तब जाके उतनी ऊर्जा को फुलफिल करता है। समझ गए बात को? हाँ, तो हम बता रहे थे, ये समझ गए, CO2 और H2O, ये समझ गया ना, एनाबॉलिक प्रोसेस है ये। अच्छा, अब ये बताइए कि मान लीजिए 10% का रूल हो गया, 1% यहाँ पहुँच रहा है। अब जो सबको खाता है, क्या होता है? जो सबको खाता है, जैसे मान लीजिए हरे पौधों को भी खाता है। अब मनुष्य क्या है? इस नेचर का सबसे होशियार प्राणी है, सबसे ज्यादा चालाक है। तो वो कहा कि हम इस कहीं नहीं रहेंगे, हम इसमें हम नहीं रहेंगे, हम चूज करेंगे कि आज इनको खाना है, कल उनको, कल इनको, कल उनको, जैसे हमारी आवश्यकता होगी हम उसको यूज करेंगे। तो ये कहा कि नहीं, हम सर्वाहारी हैं, हम ग्रीन प्लांट को भी खाएंगे, हम प्राथमिक को भी खाएंगे, अगर चाइनीज में हम रहते हैं चाइना में तो इसको भी खाएंगे, इनको भी खाएंगे, सबको खाएंगे।
तो इसको क्या बना दिया गया? तो मनुष्य किस में है? सर्वाहारी। और भी जीव हैं जो सर्वाहारी में है। इनसे भी 2 कदम आगे चल के कौन निकला? अपघटक। कहा भाई तुम अगर सर्वाहारी हो तो अगर तुम भी मर जाओगे, तुम भी अगर मर जाओगे तो हम तुमको भी खाएंगे, ठीक ना? इनको तो खाएंगे ही खाएंगे, इनको भी खाएंगे और इनको भी खाएंगे, और तुम भी मर गए तो किसको खाएंगे? तुम्हें भी खाएंगे। तुमको भी खाएंगे, सबको डिकम्पोज करेंगे। और इनका काम क्या है? तो जटिल को किसमें चेंज करना है? जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें चेंज कर देते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देते हैं। और सरल ही कौन है? पोषक तत्व है। किसमें मिला देते हैं? इसमें मिला देते हैं। इसको यहाँ खींच के लेते आइए, इसको इसमें मिला देते हैं ना। और मिट्टी से ये कहाँ जा रहा है? खाद बन जाता है। और फिर इससे कहाँ जा रहा है? फिर वहीं से ये प्रोसेस चल रहा है कि नहीं? यस सर। यही भाई ये प्रोसेस चलता रहता है और यही इकोसिस्टम ऐसे चलता रहता है। चल रहा है कि नहीं प्रोसेस? चल रहा है। मिट्टी से यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे घूम रहा है। यानी पदार्थ, यानी पोषक तत्व, यानी पदार्थ का क्या हो रहा है? चक्रीय प्रवाह हो रहा है कि नहीं? पदार्थ का चक्रीय प्रवाह हो रहा है। और ऊर्जा यहीं जाके क्या हो जा रही है? खत्म हो जा रही है, मिट जा रही है ना। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थ का चक्रीय प्रवाह होता है और ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो याद लिख लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है और ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है और पदार्थ का चक्रीय प्रवाह होता है। ऊर्जा का एक दिशीय। हाँ, यूनिडायरेक्शनल। अरे यहाँ आके रुक जा रहा है ना ऊर्जा, यहाँ अपघटक के पास कहाँ आ रहा है? भाई देख लो, एक बार समझ लो। आप लोग बहुत हमसे भी होशियार हो, कहने की बात नहीं है, आप लोग बहुत होशियार हो, लेकिन आप एक बार देख लो, उसके बाद घर जाकर होशियार बन जाना। ऊर्जा यहाँ से आ रहा है, सूर्य से, यहाँ से इसके पास जा रहा है ना, ये खा रहा है तो इसको मिल रहा है, ये खा रहा है तो इसको मिल रहा है, इसको खाएगा तो इसको मिलेगा। अब कहाँ जाएगा? ऊर्जा तो खत्म हो गई। अब घटक को तो डिकम्पोज कर रहा है, पदार्थ का डिकम्पोज कर रहा है, तो ऊर्जा तो यहाँ रुक गई, यानी एक दिशी प्रवाह हो रहा है। जबकि पदार्थ का क्या हो रहा है? चक्रीय। पोषक तत्व तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना भाई, ये आ रहा है पोषक तत्व मैंने पदार्थ, तो यहाँ से यहाँ भी तो जा रहा है, फिर इससे ऐसे जा रहा है, तो चक्रीय प्रवाह हो रहा है पोषक तत्व का। और ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह हो रहा है। थोड़ा पानी पिलाइए। हमारी समझ में आ रहा है? हम पढ़ाई ना समझ में आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। और पढ़ाई करना ही हो, हमेशा के लिए छोड़ देना। अगर हम बताएं और क्या हो गया हो? निकलना था, क्या हो रहा है? घर निकलने था बहुत कंप्यूटर वाला में आप देख सकते हैं, वो मोबाइल है मेरा, उसमें पुराना डेटा उसमें ट्रांसफर करना है। चल रहा है। नया मोबाइल है, पुराने वाले का डेटा उसमें ट्रांसफर करना है, कैसे होगा? डेटा ट्रांसफर मगर जितना फोटो वीडियोस है, फोटो वीडियो जो शेयर में तो